अच्छा देखो, डिवेंचर्स चल रहा था अपना, ठीक है। डिवेंचर कंपनी के लिए क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर होल्डर आर टर्म्ड एज द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर्स को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ शो करता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। डिवेंचर्स कैन बी इशूड फॉर, इशूड वो तो एट हो गया, इशूड फॉर बोला मैंने, इशूड एट, हाँ, इशूड फॉर कैश अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। एंड इशूड एट par, premium, discount, ठीक है। If debentures are issued at discount and can be redeemed at discount. If issued at par, redemption at discount. Issued at premium, redemption at discount. तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट होगा ही नहीं क्या कोई भी कंडीशन में? नेवर एवर। डिबेंचर्स कैन नेवर बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। डिबेंचर कैन ओनली बी रिडीम्ड एट par or premium. If debentures are to be redeemed at premium, so what extra journal we have to pass? Loss on issue of debenture account debit to premium on redemption of debenture. Why we pass this journal entry? We are creating reserve as per which concept? Prudence concept. Premium on redemption of debenture हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ आएगा? यस, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर में दिखेगा। व्हाट विल यू बी डूइंग विथ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर? इट विल बी रिटर्न ऑफ एट ईयर एंड फ्रॉम securities premium, statement of P&L. First priority securities premium, secondly statement of P&L. Whenever debentures are issued at discount, what you do with discount on issue of debenture? वो भी लॉस है, उसको भी अपन क्या करेगा? राइट ऑफ करेगा एट ईयर एंड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? नाउ इफ डिवेंचर आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तब अपन को क्या करना है? सबसे पहले सबसे पहले ये चेक करना है अमाउंट टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना पेमेंट हम लोग को बाय वे ऑफ डिवेंचर करना है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। वो कैसे निकालेगा? यस, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर। एंड इश्यू प्राइस कुछ भी, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जर्नल जब पास करेगा तब नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। क्लियर है यहां तक? And whenever debentures are issued as collateral security, whether accounting should be done or should not be done. It is possible. If you want, you can do the accounting. If you want, you cannot do the accounting. If accounting is not done for collateral security, then how to present collateral security? बैलेंस शीट में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो लोन, फिर आपका नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा वो लोन, और हम लोग नरेशन में लिख देगा। Yes, as a type of narration in balance sheet while presenting long term borrowings, जहां पे आप वो लोन का वैल्यू दिखाओगे, उसके नीचे एज ए नरेशन हम शो कर देंगे कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ डिबेंचर हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। दिस इज द प्रोविजन। अब एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में जब तक आपसे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन नहीं मांगे फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी मत करना, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सिर्फ जर्नल मांगा है तो ऑलवेज अज्यूम, सिर्फ जर्नल मांगा है तो ऑलवेज अज्यूम वी आर पासिंग अकाउंटिंग एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। हमेशा आप कोलैटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे। नाउ व्हेन अकाउंटिंग इज पास्ड फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, व्हाट जर्नल वी हैव टू डू? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। व्हाई वी हैव डेबिटेड डिवेंचर सस्पेंस? यस, बिकॉज डिबेंचर्स यहां दिया ही नहीं है। डिबेंचर्स आर जस्ट लाइक अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रैक्टिकली हम डिबेंचर देते तो या पैसा आता या फिर एसेट्स आती, बट यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दैट्स व्हाई सिंस कोलैटरल सिक्योरिटी इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, हमने अकाउंटिंग एंट्री को मैच करने के लिए डिबेंचर सस्पेंस का यूज किया।
where in the balance sheet you will present this debenture suspense. डिबेंचर को प्लस करेगा और माइनस डिबेंचर को फिक्स कर देगा तो वो ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा डिबेंचर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वी विल शो एज ए नेगेटिव फिगर, डिबेंचर सस्पेंस को माइनस करके दिखाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? बिकॉज कोलैटरल सिक्योरिटी से फाइनेंशियल पोजीशन में कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि हमने डिबेंचर इशू किया है, बट प्रैक्टिकली इशू किया ही नहीं है, ये तो फ्यूचर में करना पड़ेगा शायद। इज इट क्लियर? देन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को। इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है या फिक्स रहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को और एक नाम से बोलते हैं कूपन रेट। इट इज गिवन अलोंग विद द डिवेंचर, जैसे 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। पूरा कंपनी अकाउंट्स में, पूरा कंपनी अकाउंट्स वेदर इट इज अ शेयर्स और डिवेंचर, जहां पे भी परसेंटेज का बात आएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू। ऑलवेज एंड ऑलवेज फेस वैल्यू पे सारा कैलकुलेशन होता है। क्लियर है? चाहे वो डिविडेंड है, चाहे वो आपका इंटरेस्ट है, एवरीथिंग। इज इट क्लियर? देन बाय डिफॉल्ट डिवेंचर का फेस वैल्यू क्या लेना है? 100। कुछ नहीं बोला होगा तो हमेशा 100 लेगा। क्या डिवेंचर होल्डर का वोटिंग राइट है? नहीं है। डिवेंचर होल्डर कितना तरीके का हो सकता है? बहुत तरीके का है, लेकिन मेनली 6 से 8 तरीका है जो अपने को ध्यान में रखना है। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटीज इन फ्यूचर आर कन्वर्टेबल डिवेंचर। जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकता, जस्ट पैसा मिलेगा, वो नॉन कन्वर्टेबल हो गया। ठीक है? रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम द अमाउंट विल बी रीपेड टू द डिवेंचर होल्डर एंड एज पर द एक्ट मैक्सिमम लाइफ ऑफ ए डिवेंचर क्या है? 10 years in case of normal companies, whereas infrastructure 30 years तक का डिवेंचर का इशू कर सकता है उन लोग लाइफ। इज इट क्लियर? दैट इज रिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब yes, at the time of winding up they will be paid. During the life of the debenture, during the life of the company उनको repay नहीं करेंगे, they will be repaid just like the shareholder at the time of winding up। उसको हम लोग irredeemable बोलते हैं। देन एक था रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर। वो क्या था? जो कोई इंटरेस्ट देता है और हाँ। बेयरर वो होते हैं जिसका उसका नाम नहीं लिखा जाता, बस अगर वो बेयर करता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। Yes. In case of registered debenture, if you have transfer your debentures to some other person and your name is not registered in the books of accounts, ठीक है, आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया लेकिन उसका नाम अभी तक कंपनी के बुक्स में नहीं आया है, then the interest and amount will be given to you only, to the registered person. Whereas in case of bearer debenture, the person holding the debenture receives interest and amount. Is it clear? That is registered debenture and bearer debenture. और एक जो ध्यान में रखना वो है secured and unsecured debenture। क्या है? नाम तो बोल दिया। which are secured against the debenture holder, which are secured against the assets of the company are known as secured debenture. Security may be fixed charge or floating charge. Fixed charge का मतलब होता है specific asset, floating का मतलब any assets of the company, any assets of the company, कोई specific नाम नहीं है। और unsecured का मतलब है they are not secured against the assets of the company at the time of winding up, they will be treated just like a unsecured person। एकदम लास्ट में उनको पैसा मिलेगा। इज इट क्लियर? इतना आप ध्यान में रखोगे तो चलेगा। फिर शेयर्स और डिवेंचर में डिस्टिंग्विश थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स आर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है? शेयर होल्डर्स डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, डिवेंचर होल्डर नहीं करता। शेयर होल्डर रिसीव्स डिविडेंड whereas debenture holder receives interest. The rate of dividend cannot be fixed in case of equity shares, whereas the rate of interest is fixed in case of debenture holder। ठीक है? फिर equity shareholder are not redeemed, they are bought back at the discretion of the company, कंपनी की मर्जी पे। where
as debenture holder has to be repaid after a fixed period of time 10 years or 30 years. ठीक है, इतना बेसिक डिस्टिंग्विश भी आप लोग ध्यान में रखोगे तो चलेगा. क्लियर है, यहां तक किया था. देन हमने देखा था कि इशूड एट पार, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार है तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होता है. अब अकाउंटिंग एंट्रीज में ये ध्यान में रखना था वेदर द इशू प्राइस इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और इंस्टॉलमेंट है शेयर्स का तरह. एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग, कॉल्स अलग. तो हमने सीखा था कि कंप्लीट इशू प्राइस इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ application. Complete issue price is collected at the time of application only. Then we open a joint account at that moment. क्या है joint account? Application and allotment account. Clear है? तो whenever first entry क्या होगा issue के time में? Bank account debit to debenture application and allotment account. Number of debentures into issue price. Irrelevant whether you have issued at par, premium or discount. जितना रुपए में आप इश्यू किया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे. Then we have a second entry, ट्रांसफर एंट्री जिसको अपन बोलता है. वो क्या होगा? इफ इश्यूड एट पार है तो क्या होगा? डिबेंचर अकाउंट. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. दैट इज माय सेकंड ट्रांसफर एंट्री. इफ डिबेंचर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम, yes, debenture application and allotment account debit to debentures to securities premium account. And if issued at discount, हाँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं आता. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट तभी आएगा जब रिडम्पशन एट प्रीमियम है. इज इट क्लियर? नॉर्मल केस में क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. बस आप क्या कर सकते हो, दो वे में सिखाया जाता है कि फ्यूचर में यदि प्रीमियम पे करना है तो आप उस प्रीमियम के लिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अलग से सेपरेट एंट्री पास कर लो या फिर मर्ज एंट्री पास कर लो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. कंसेप्चुअली यू आर परफेक्टली करेक्ट. ऐसा कोई गाइडलाइंस भी नहीं है कि आपको हमेशा मर्ज एंट्री ही पास करना है. आप अलग भी कर रहे हो तो चलता है, करेक्ट है. ठीक है, वो आपका ही थोड़ा सा वर्किंग बढ़ जाता है, एक नरेशन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, नथिंग मोर देन दैट. क्लियर है यहां तक? तो इतना कर लिया था हमने. इशूड एट पार, प्रीमियम, रिडम्पशन का कंडीशन के साथ में. देन वी हैव सीन कंसिडरेशन अदर देन कैश. कंसिडरेशन अदर देन, और ये डिस्काउंट का राइटिंग ऑफ वाला एंट्री किया था ना. और एक ये पॉइंट लिख के रखना कि मिनिमम एप्लीकेशन रिक्वायर्ड एज पर सेबी फॉर अलॉटमेंट इज 75% ऑफ इशूड इन केस ऑफ डिबेंचर. याद है कहीं पे 90% भी पड़ा था शेयर्स के केस में. शेयर्स में क्या बोलता है सेबी? मिनिमम 90% आना होगा. वेयर एज डिबेंचर्स के केस में क्या बोलता है? 75% ऑफ इशूड. ऑथोराइज नहीं है यहाँ पे, इशूड. क्लियर है? एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इमीडिएटली हम लोग उसी ईयर एंड में क्या करते हैं? पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देता है. और यदि हमारे पास में 75% एप्लीकेशन नहीं आया तो कितना दिन में रिटर्न कर देगा वापस पैसा? विद इन 12 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू. 12 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पैसा रिफंड करना पड़ेगा डिबेंचर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, या फिर आई कैन से डिबेंचर एप्लीकेंट्स को. इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड.
यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन मनी नहीं है। सपोज आप 100 डिबेंचर इशू कर रहे हो तो कम से कम मिनिमम एप्लीकेशंस कितना आना चाहिए, 75 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मनी नहीं है, मनी से कोई लेना देना नहीं है। एटलीस्ट जितना आप इशू कर रहे हो उसका 75% लोग आपको उधार देने को रेडी है, तभी आप एक्सेप्ट करोगे, वरना नहीं करोगे। एंड क्या ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है क्या? कंपनीज एक्ट इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज डिबेंचर आप कहाँ पे लेके जाओगे, सेबी के पास, तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जिसका भी पावर है, द टॉप मोस्ट इज सेबी। सेबी बोलता है मेरे यहाँ पे कंपनीज एक्ट का कोई रेलिवेंसी नहीं है, वॉट एवर आई से बस वैसे ही होगा। इफ आपको मेरी बात नहीं माननी तो मेरे स्टॉक एक्सचेंज से निकल जाओ, बाहर में आपको जो करना है करो, एज ए प्राइवेट कंपनी या फिर नॉर्मल कंपनी भी आपको जो करना है करो। लेकिन आप चाहते हो आपके डिवेंचर को मैं लिस्ट करूं अपने बोर्ड पे, तो आपको हमारे रूल्स ही मानने पड़ेंगे। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में मेनली दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? देन रिडम्पशन देखा था, कभी भी डिस्काउंट में हो ही नहीं सकता, सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम में ही होगा। ये सारा हमने कर लिया था इश्यू के साथ रिडम्पशन का कंडीशंस। तो वो डिवेंचर अकाउंट क्लियर है? क्या चीज? हाँ, अपन ब्लैक पेज पे लिखा था। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन किया था, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शंस आ रहा है, डेसिमल्स आ रहा है, देन फॉर दैट फ्रैक्शन वी पे कैश। अब फ्रैक्शन के लिए कितना कैश पे करना है, कैसे निकाला था? इशू प्राइस मल्टीप्लाई करके, फेस वैल्यू से मत कर देना। आपके सॉल्यूशन में आंसर आ रहा था 0.636363 आ रहा था, इफ इंटू 100 करोगे तो 63 रुपीज बन जाता है, बट इंटू 100 नहीं करना था, इशू प्राइस करना था, और इशू प्राइस उस क्वेश्चन में था 110, तब वो आ रहा था 0.69999 समथिंग आ रहा था ना, बेसिकली 70 रुपीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इफ फ्रैक्शंस है देन फॉर फ्रैक्शन पार्ट विल पे कैश। क्या चीज? नहीं, मतलब क्वेश्चन बोलेगा, कभी फ्रैक्शंस में आएगा भी नहीं। इफ फ्रैक्शंस में आ रहा है देन यू कैन नेवर इशू, ऑलवेज ध्यान रखना, नेवर एवर इशू डिबेंचर्स फॉर फ्रैक्शन पार्ट। सपोज आपका आंसर आया 353 पॉइंट समथिंग, अब 353 तो आप कर सकते हो इशू, बट पॉइंट वाला कैसे डिबेंचर इशू करोगे? नॉट पॉसिबल। तो सपोज क्वेश्चन ने कुछ बोला भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं बोला, एंड आपने सॉल्व किया, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड वो फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो फ्रैक्शंस के लिए आपको कैश ही पे करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, वरना अकाउंटिंग एंट्री मैच ही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रैक्शन पार्ट के लिए हमेशा अपने को क्या करना है, कैश ही पे करना है। इज इट क्लियर? देन कोलैटरल सिक्योरिटी किया था, ये किया था लास्ट डिस्कशन, क्लियर है? हमने रिवाइज कर लिया कि कोलैटरल सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग नहीं होता है। इफ आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, देन एज अ नरेशन इट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जहां पे आप उस लोन को शो कर रहे हो, राइट? एंड इफ अकाउंटिंग इज डन देन वी पास एन एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, एंड डिबेंचर सस्पेंस को कॉरेस्पॉन्डिंगली कहां दिखाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में माइनस करके दिखाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में माइनस करके दिखाएगा। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन साइलेंट है, कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो हमें किस वे से करके आना है? अकाउंटिंग हम कर रहे हैं या अकाउंटिंग नहीं कर रहे? अकाउंटिंग कर रहे हैं। ध्यान रखना, अकाउंट्स में ऐसी कोई एजम्पशंस नहीं ली जाती जिससे आपका वर्किंग कम हो। ठीक है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि इंसान हमेशा शॉर्टकट एजम्पशन ही ट्राई करेगा, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं है इन द एग्जाम्स, इवन इन द प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। अकाउंट्स में हमेशा एजम्पशंस वही होती है जिससे वर्किंग हम दिखा रहे हैं। इज इट क्लियर?
तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मानेंगे, ये बाय डिफॉल्ट होगा। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका। कितना मेहनत लगा उसमें। तुम लोग को तो आदत होना चाहिए उठने का यार, सवेरे सवेरे स्कूल जाता है। अरे 2 दिन 3 दिन बस आलस आती है, उसके बाद हो जाता है, बस एक बार वो आलस थोड़ा ओवर करता है। इतना स्कूल गया तुम लोग सवेरे सवेरे उठ के। कितना बजे स्कूल स्टार्ट होता है, 7 बजे 7 बजे पहुंचना होता है। हाँ तो 7 बजे पहुंचना है तो घर पे तुम लोग 5:30 6 बजे उठता होगा रेडी वेडी होने के लिए, नाश्ता वास्ता करने के लिए, और नहीं तो 6:30 बजे उठता है तो बाप रे फिर तो अलग स्पीड है। ऐसे उठता है, कपड़ा वपड़ा लेके साथ में पहन लेगा हम बस में भाई साहब। देखो होमवर्क था 18 19 21 एंड 22, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है। देखो 18 रीड कर देता हूं मैं क्वेश्चन। आपसे पूछा था एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% इंटरेस्ट। ठीक है, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 5 लाख का। द कंपनी इशूड ₹7,50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इन फेवर ऑफ एसबीआई एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं पे आ जाता है कुछ बच्चा का कि भैया लिया ही 5 लाख का लोन है तो सेकेंडरी सिक्योरिटी 7.5 लाख का क्यों दिया। अरे कंपनी का मर्जी, बैंक का डिमांड था, बैंक बोला मुझे तो ज्यादा वैल्यू का कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए तो उन्होंने दे दिया। कोई प्रैक्टिकली इशू थोड़ी ना किया है। वर्बल कमिटमेंट में कुछ भी करो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ना एग्जाम में डाउटफुल सिचुएशन में मत जाना। कभी कभी होता है एग्जाम में एब्सेंट माइंड हो जाते हैं और ज्यादा सोचने लगते हैं कि यार 5 लाख का लोन लिया, 7.5 लाख का कोलैटरल से कुछ तो गड़बड़ है। फिर ढूंढने लगते हैं, इसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी एजम्पशन मारते हैं, कुछ भी अकाउंटिंग करके आते हैं। कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन बोल रहा है बस चुपचाप करके आ जाना। गलत फिगर है तभी भी करके आ जाओ, कम है सही है जो भी है करके आ जाना। ठीक है, वहां ज्यादा बुद्धि मत लगाना, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट। बैंक लोन नहीं होगा, वहां पे एसबीआई का नाम है। जो भी बैंक लोन लिखा है चेंज कर लेना भाई, वेंडर का नाम दिया हुआ है किससे लोन ले रहे हो आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन अकाउंट या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट या फिर 10% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। देन सेकंड एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 7,50,000 से। उसमें दो सिचुएशन है क्वेश्चन में, एक तो जब आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, व्हेन कंपनी डिसाइड्स नॉट टू रिकॉर्ड द इशू, एंड सेकंड कंडीशन है व्हेन कंपनी डिसाइड्स टू रिकॉर्ड द इशू। भैया तो नॉट अकाउंटिंग नहीं करना तो नो एंट्री लिख के नहीं छोड़ सकते, पूरा दिखाना पड़ेगा। हाँ नहीं, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना आपको, उसी नरेशन में जहां पे आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट लिखा ना, उसी नरेशन में लिखो बीइंग लोन टेकन एंड इशूड ₹7,50,000 10% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इतना लिखना है, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन नहीं करना जब तक क्वेश्चन नहीं मांगे। जब क्वेश्चन मांगेगा तब मैंने सिखाया है कि बैलेंस शीट में कैसे करना है। इज इट क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन में आपसे एंट्री करने बोला है, तो यहाँ पे अपन जो फर्स्ट एंट्री किया उसमें नरेशन में लिखेगा नहीं कि कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है, सेकंड एंट्री का नरेशन में लिखेगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 10% डिबेंचर 7,50,000, उधर नरेशन में लिखेगा बीइंग इशूड डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट सिनेरियो जब आप अकाउंटिंग नहीं करते तो जो लोन लेने का एंट्री होगा उसी का नरेशन में आप लिख देना कितना नंबर ऑफ डिबेंचर या कितना अमाउंट का डिबेंचर आपने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी लिया है। क्लियर है। अलग से बैलेंस शीट नहीं बनाना जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा। सेकेंडली जब आप अकाउंटिंग करते हैं, व्हेन यू डू अकाउंटिंग फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, तो जो लोन लेने का एंट्री है
उसमें आपको कोलैटरल के बारे में कुछ नहीं लिखना, सेपरेटली जो हम अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं उसमें लिख देगा डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन तभी करना है जब क्वेश्चन आपसे मांगे। क्लियर है? कोई डाउट? तो दैट वाज नंबर 18। 19 में क्या बोल रहा है? हसन लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम ए बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 40 लाख and issued 35,000 6% debentures of 100 each as a collateral security। हसन लिमिटेड ने क्या किया? एक बैंक लोन लिया, ठीक है? तो हम लोग पहला एंट्री कर लेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 30 लाख, क्योंकि यहाँ पे किस बैंक से लिया नाम नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मल टू बैंक लोन 30 लाख। अब इसका नरेशन में हम लोग लिखेगा बीइंग लोन टेकन अगेंस्ट द प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ 40 लाख। ये तो लिखेगा ही लिखेगा, जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसके बारे में तो लिखना ही है नरेशन में। अब कोलैटरल सिक्योरिटी का लिखे या नहीं लिखे उसके लिए आगे पता कर सकते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी का आप अकाउंटिंग कर रहे हो क्या। आगे क्या बोल रहा है? द कंपनी अगेंस्ट अगेन आफ्टर 1 ईयर टुक ए लोन ऑफ इतना फ्रॉम, तो कुछ बताया नहीं क्वेश्चन ने क्या बोला है? आपसे जर्नल एंट्री बोला है, एंड हाउ विल यू शो द इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहां देखो क्वेश्चन खुद बोल रहे हैं ना, बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे? तो पहले साल फर्स्ट ईयर में आपने लोन लिया, फर्स्ट ईयर में जब आपने लोन लिया है तो एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 30 लाख एंड नरेशन में लिख दिया बीइंग लोन टेकन अगेंस्ट द प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ 40 लाख। फिर और एक एंट्री पास किया होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर 35 लाख, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर 35 लाख being debenture issued as collateral security। क्लियर है? अब आपने उस ईयर बैलेंस शीट बनाया होगा, बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वहां पे आपने हेडिंग दिया होगा सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर में बैंक लोन कितना रुपीस? 30 लैक्स, बैंक लोन 30 लैक्स, 6% डिवेंचर 35 लाख माइनस डिवेंचर सस्पेंस 35 लाख, तो आउटर कॉलम में कितना बचा? 30 लाख, और यही आपका बैलेंस शीट का फेस में चला जाएगा। बट ध्यान रखना बैलेंस शीट जहां पे आप लिख रहे हो ब्रैकेट में डोंट फॉरगेट टू यूज द वर्ड एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये आपका कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, आप जस्ट एक आइटम को प्रेजेंट कर रहे हो वहां पे। तो ऑलवेज राइट द वर्ड एक्सट्रैक्ट। आई बात समझ में? हाँ, कैसे बना लिया? क्यों बना लिया? 2 अलग अलग साल है ना, अगले साल में और कहानी हो रहा है, 2 अलग अलग बैलेंस शीट बनेगा आपका, 2 डिफरेंट बैलेंस शीट्स। टू डिफरेंट बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट particulars नोट नंबर अमाउंट। अब आगे का कहानी तो देना नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाना है, तो सीधा नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें हमारे पास जो लोन है वो कैसा है? सिक्योर्ड लोन है। और किससे लिया है? नाम तो नहीं पता, तो नॉर्मल बैंक लोन 30 lakhs, 6% डिवेंचर 35 लाख,
डिबेंचर सस्पेंस 35 लाख, तो नेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना रह जाएगा? 30 लाख, एंड ये 30 लाख अपन इधर शो कर देंगे। दैट इज द फर्स्ट ईयर का एक्सट्रैक्ट। क्लियर है? ये हो गया अपना ईयर 1। समझ में आया प्रेजेंट करना? सिमिलरली ईयर 2 का करना है। ईयर 2 में क्या बोला आपने? एक लोन और ले लिया। भैया एक चीज पूछना है, पूछो। जो इंटरेस्ट जो पे करता है हम लोग हाँ डिबेंचर पे, तो वो डिबेंचर में ऐड होता है या फिर उसको कैश में हम लोग हर साल इमीडिएटली देते हैं? हर साल पे कर देता है, हर साल पे कर देता है। और हर साल पे नहीं हो रहा तो अलग से लाइबिलिटी शो होता है, डिबेंचर्स में ऐड नहीं होता। ईयर 2, ईयर 2 में क्या किया आपने? एक लोन और लिया है। अब आपके पास लोन कितने का हो गया? 30 लैक्स तो फर्स्ट ईयर ही था, 50 लैक्स का और ले लिया, तो ईयर एंड में टोटल लोन कितना हो गया? 80 लाख। और डिवेंचर्स जो इशू कर रखे हैं वो कितने रुपीस के हो जाएंगे? 95 लाख। 35 लाख फर्स्ट ईयर का एंड 60 लाख सेकेंड ईयर का, तो टोटल सेकेंड ईयर के एंड तक तो 95 लाख हो चुका है। और डिवेंचर सस्पेंस भी उतना ही होगा। नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे ना। पिछले साल अभी फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा ना, ये तुम्हारा बोर्ड्स का एग्जाम, तो 12 तक का नॉलेज को डिलीट करना, शिफ्ट डिलीट। और जब बड़ा होगा उस नॉलेज को लेके मत जाना। बिजनेस है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो चलता जाएगा ना। तुम अच्छा, अभी तो 31 आ ही रहे, तुम लोग का न्यू ईयर तो वही होता है, फाइनेंशियल ईयर होता नहीं है। तो इस साल तक तुम्हारे पास जो जो ज्वेलरी, जो फोन है, सब फेंक देना, वहीं छोड़ देना। अगला साल में ब्लैंक आउट होके जाना। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। बिजनेस की लोन्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, वो तो कैरी फॉरवर्ड चलती जाएगी ना। क्या बोलते हो? सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में करंट ईयर का इनकम एक्सपेंस दिखाता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, पोजीशन है, जो पर्टिकुलर डेट में तुम्हारे पास कितनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो प्रिडिक्ट करता है। ठीक है? तो इन दिस वे आपको सेकेंड ईयर का बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना था। क्लियर? कौन सा? स्नैप कर रहा है? समझ में आया? किसी को डाउट? नहीं? तो और एक क्वेश्चन होमवर्क था 21। गिव एंट्रीज एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 23। कितना अच्छा है, भला मानुष वर्ड लिख भी दिया एक्सट्रैक्ट। वरना हम लोग तो कहाँ, हम लोग तो पूरा बैलेंस शीट बना देता, शेड्यूल 3 का पूरा पढ़ा हुआ ही है। 2-4 फिगर अपने तरफ से और डाल देता है एज्यूम करके। बैलेंस शीट मैच होना चाहिए, धर्म है कॉमर्स वालों का। ठीक है, एंट्रीज करना है, एक्सट्रैक्ट बनाना है बैलेंस शीट का। देखो क्या बोला, एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a premium of
पर डिबेंचर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नॉर्मल इशू का एंट्री करना है 1 अप्रैल 22 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड द सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो एकदम बेसिक एंट्री। फिर आपसे बोला है ऑन द सेम डेट यानी 1 अप्रैल को इट परचेज्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 10 लाख एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ 70,000, यानी नेट एसेट्स कितना आ रहा है 9,30,000। नेट एसेट्स बोल रहा हूं मैं, एसेट्स है 10 लाख, लाइबिलिटीज है 70,000, तो नेट एसेट्स कितना हुआ 9,30,000 का नेट एसेट्स अपन खरीद रहा है। एंड पेड 4 lakh in cash remaining by issue of 5 lakh 9% debentures at a premium of 6%। अब ये समझ में नहीं आ रहा what is the purchase consideration। एक तो 4 लाख कैश में दे रहा है, आपने क्या किया सामने वाले से एसेट्स खरीदा 10 लाख का और लाइबिलिटीज परचेज किया 70,000, राइट। अब हम लोग को देना कितना है, कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला। इट मीन्स परचेज कंसिडरेशन एट पार है, परचेज कंसिडरेशन एट पार है, 9,30,000 ही पे करना होगा। इफ तुम किसी से एसेट्स खरीद रहे हो 10 लाख और उसकी लाइबिलिटीज ले रहे हो 70,000 में, तो नेट कितना पे करोगे 9,30,000। तो 930 पे करना था, जिसमें से 4 लाख आपने क्या किया कैश में पे कर दिया, एंड बाकी बैलेंस अमाउंट के लिए आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। कितने डिबेंचर्स इशू किए 5 लाख को 6% प्रीमियम पे, तो 5,30,000 के डिबेंचर्स दे दिया। नंबर ऑफ डिबेंचर्स बता सकता है कोई 5,000 यस 5,000, बिकॉज रुपीज जो 5 लाख है वो फेस वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ऐसे पता चल जाएगा 5,000 डिबेंचर्स आप दे रहे हो। इशू प्राइस क्या हो जाएगा 106 रुपए, 6% प्रीमियम लिखा है ना, तो फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 6 रुपए यानी 106 रुपए। क्लियर है यहां तक। इस दो एंट्रीज में दिक्कत था क्या ओह भाग्य हमारे जो खुशी जी ने फोन किया, तो आपसे कक्षा के बाद बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 26 लाख, ठीक है। 25,000 डिबेंचर्स थे एट ए प्रीमियम 4 मतलब 104 रुपीज में। क्लियर है यहां तक। डेट लिखना मत भूलना एग्जाम में, इफ आप एग्जाम में डेट लिख के नहीं आते हो आधा मार्क तो गए, फिर वो जो पूरा एग्जैक्ट मिलना था ना वो इसी रीजंस की वजह से नहीं मिलता। डेट फॉर्मेटिंग ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स मत करना ये सब में। क्या भैया हर एक एंट्री में डेट लिखना जरूरी नहीं, यदि एक ही डेट पे सारा काम हो रहा है तो आप एक बार डेट लिख दोगे तो चलेगा। नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर एक जर्नल के लिए, जैसे कि यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पे हो रहे हैं 1 अप्रैल 2020 जो भी है 22 20 जो भी है, ठीक है। अब ये बार बार आपको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सारा तो इसी डेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। भैया जब कुछ नहीं मेंशन किया तो हम लोग सस्पेंस वाला एंट्री देता है ना। कुछ नहीं मेंशन किया मतलब इस वाला क्वेश्चन कोलैटरल सिक्योरिटी, हाँ बाय डिफॉल्ट हम हमेशा अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। हाँ, तो सेकंड एंट्री में आपने डिबेंचर्स को ट्रांसफर एंट्री दिखा दिया, फिर हमने एसेट्स परचेज किया वाई लिमिटेड से, तो बैलेंसिंग क्या था वो परचेज कंसिडरेशन है हमारे लिए। अब आप क्या करोगे, इसके लिए पे कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत, यही किया। फिर आपने क्या किया लोन लिया, कितना रुपीस का लोन लिया 6 लाख रुपीस का लोन लिया एंड इशूड 9% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लेकिन ये तो क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कितना 9% डिबेंचर, जितने का लोन लिया, जितने का लोन लिया उतने का ही। हाँ, आपने लोन लिया 6 लाख रुपीस का एंड इशूड 9% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहा कितना कोलैटरल सिक्योरिटी। अभी तक हमने क्वेश्चन किया था जहां पे लोन ले रहे थे 30 लाख, इशू कर रहे थे 35 लाख। लोन लिया था आपने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में 50 लाख, डिबेंचर इशू कर रहे थे 60 लाख का। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कितना डिबेंचर्स या कितना वैल्यू का डिबेंचर आप लोग एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं। इट मींस जितना रुपीस का लोन लिया उतना ही रुपीस का हम लोग
डिवेंचर इशू कर रहा है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? तो बैंक टू बैंक लोन 6 लाख रुपीस का लोन लिया और उतना ही हम क्या करेंगे, डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दे देंगे। क्लियर है? मैंने ऊपर लिख दिया था बाय इश्यू ऑफ 6000 9% डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बात एक ही है। बीइंग डिवेंचर issued as collateral security। क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या किया होगा आपने? बैलेंस शीट नहीं किया? अरे भाई जर्नल कर लिया तो बैलेंस शीट करने में क्या प्रॉब्लम था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बनेगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या दिखाओगे? एक, अरे भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। मेरा ये वाला पार्ट गलत हो गया था, वो सेकेंड एंट्री के बाद वाला पार्ट, तो फिर मैं रिजर्व एंड सरप्लस मैच नहीं किया, बट वो उसके बाद वाला मैच कर लिया। ये तो अभी ठीक है, समझ में आया? तो 25 लाख का तो 9% डिवेंचर है ही, फिर एक हमने और दिया था 9% डिवेंचर 5 लाख का, तो 30 लाख, फिर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी भी तो दिया था, तो 36 लाख का तो 9% डिवेंचर्स दिखेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, एंड लोन दिखेगा 6 लाख का, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। बैंक लोन 6 लाख का, देन माइनस डिवेंचर सस्पेंड 6 लाख। दैट्स इट। चाहते तो पूरा बैलेंस शीट भी बना सकते, बट जरूरत नहीं ना, अपने से तो एक्सट्रैक्ट मांगा है, एंड व्हेन दे आर आस्किंग फॉर एक्सट्रैक्ट इन केस ऑफ डिवेंचर, मतलब उनको सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग से मतलब है, नहीं जरूरत है। क्या चीज? ये रहा जर्नल एंट्रीज, मैच कर लो। तो वैल्यू दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, थोड़ी ना ऐसे रिजर्व्स एंड सरप्लस का वैल्यू दिया हुआ है। उन्होंने तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा जर्नल में वो बताया है, 1 लाख वो था और 30,000 नीचे आया, तो 1,30,000 का दिखाया है, तो वो गलत नहीं है, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात ही है। आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस भी शो कर दिया। आप दिखा रहे हो इसको, that no extra marks for the good handwriting. Still good handwriting matters. कहाँ गलती किया? लास्ट ने डिबेंचर्स का अमाउंट दे दिया 60 लाख का, बाकी दिया ही नहीं। 60 लाख 6 लाख है वो तो, बाकी दिया नहीं, बाकी अपन डिबेंचर इशू किया ही नहीं पूरा साल भर। शाबाश। अरे भाई पूरा साल जो काम किया है उसका तो इम्पैक्ट दिखाओगे ना बैलेंस शीट में। कैसे करते हो तुम लोग? $6 लाख, 5 लाख, 25 लाख, तो हो गया ना 36 लाख। एक पनीर कर दिया भाई। कैसे करता है आप कॉमेडी किया हाँ? फनी? कैसे करता है? ये आप नमन से पूछो, ये किया है अभी। भैया तो वो ब्रैकेट में 6 लाख की जगह 36 क्यों आएगा? डिबेंचर सिस्टम डिबेंचर सस्पेंस कितने से डेबिट किया था तुम? तो जितना है उतना से ही आएगा। अरे भाई जितना है उतने से ही तो आएगा डिबेंचर सस्पेंस। आप तो सारा डिबेंचर ही उड़ा दोगे, जिस पैसे के बदले में और एसेट के बदले में आया वो भी उड़ा दो, कि हमारे लिए तो वो भी लाइबिलिटी नहीं है, पैसा आ गया छोड़ो अब भूल जाओ, पैसा मांगने मत आना, क्योंकि हमने तो बैलेंस शीट में उसको 0 दिखा रखा है इफेक्ट। मारेगा डिबेंचर होल्डर पकड़ के कि साला पैसा भी ले लिया और हम लोग को दे भी नहीं रहा है। क्लियर है ये? 22 में डाउट?
नॉर्मल सा क्वेश्चन था 30,000 10% debentures of 100 each issued as collateral security for a loan of 24 lakh from Axis Bank. The company was unable to repay the loan on which interest payable was 6 lakh as on 31st March. Axis Bank exercised the right vested in it by way of debenture being issued as collateral security. कैसे डाउट नहीं है तुम लोग को ये तो हम एग्जांपल से लेके कर लिया बट समझ ये इसमें कैसे डाउट नहीं है तुम लोग को? तभी जब हम पूछा किसी को डाउट है नहीं, हाँ आगे बढ़ जाए तो जब बोल दिया तुम लोगों ने डाउट नहीं है तो हो गया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों ने कर लिया, अब रट लिया तो रट लिया। बाबा रे बाबा की जे होगो तो और एक चीज देखो, सुनना मेरी बात, आपने जब लोन लिया तब कुछ अकाउंटिंग एंट्री पास किया, फिर से बोल रहा हूं डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल में लायबिलिटी बन रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल में लायबिलिटी बन रहा है। पहले आप लोग नॉर्मल एंट्री पास करो बैंक लोन लेने का और डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इश्यू करने का, वो पास करो, करो जी, उतना तो करोगे। एग्जाम में कुछ कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना जो बचपन में किया था, जैसे इन द बुक्स ऑफ दिस लिखना, ऊपर में जब जर्नल पास करते हो लिख देना। सबका आदत तो खत्म हो चुका है वो सब लिखना लिखी, तो वो सब कहाँ भैया, अब तो हम लोग बड़ा हो चुके हैं, मैच्योर्ड है ना, हम लोग तो इंडिपेंडेंट चला जाता है पार्टी करने के लिए, अब क्या ये सब लिखवा रहा है। इन द बुक्स ऑफ उषा लिमिटेड, जो दो एंट्री मैं आपके लिए पास कर रहा हूं उसका कोई रेलेवेंस नहीं, बस समझाने के लिए। इश्यू के टाइम जब आपने लोन लिया था तब क्या एंट्री किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट। आपने 24 लाख का लोन लिया, जब लिया था तब ये अकाउंटिंग एंट्री पास किया होगा। क्लियर है? और इस लोन के अगेंस्ट में आपने डिबेंचर्स भी दिया एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो आपने एक अकाउंटिंग एंट्री और पास किया होगा ऑन द डेट ऑफ लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट being debenture issued as collateral security 30 lakhs का, ठीक है? कुछ भी लिख दे नरेशन में फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसे वो थोड़ी ना देखेगा नरेशन को। थोड़ा ऐसा कुछ भी का मतलब संस्कृत मत लिख के आ जाना। हाँ वही थोड़ा भी एकदम ही गलत लिख दे तो भी कुछ फर्क नहीं, नजर चला गया तो बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ तो रेलिवेंट ही लिखेगा ना, तुम इससे रिलेटेड ही लिखेगा, या फिर तुम इसमें थोड़ी लिख देगा बीइंग पार्टनर्स रिटायर्ड,
या being interest on drawing due। से पूरा आसपास दिखेगा। हाँ। इतना लंबा लंबा, ये तो लंबा नहीं है, पर कुछ लंबा लंबा नरेशन भी था परचेज कंसिडरेशन में। अब मार्क्स तुमको 95 96 चाहिए तो यूज योर ब्रेन। वो तो 90 चाहिए। ठीक है 90 चाहिए तो बस लिखो ही मत नरेशन, कोई बात नहीं, आधा आधा मार्क जाने दो, क्या फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ तुमको यदि 95 से अबव चाहिए देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड पेपर आराम से खत्म होता है 2 से 2.25 घंटा में बोर्ड्स का, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस बार वो बोलते हैं हार्ड पेपर आएगा मतलब। आने दो तो अच्छा ही बात है, हार्ड आएगा तो मार्क्स भी ज्यादा आएगा। अरे तुम लोग का मेहनत काम आएगा ना, तुम इतना मेहनत किया पूरा साल भर, इजी आ जाएगा तुमको, अपने ऊपर ऐसे लगेगा छी हम क्यों ही इतना पढ़ा, अच्छा है लगेगा। ना। तो तुम्हारा कदर होगा, तुम्हारा टैलेंट का कदर होगा। मेरा और ऐसा कौन बोला कि तुमको इस बार हार्ड आएगा? अरे सब बोल रहे लास्ट ईयर इजी आया था, तो इस बार जो कमेटी बना है उससे लास्ट ईयर भी इजी आया था, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बोला इस साल तो कुछ कमेटी बना है। अच्छा कौन कमेटी बना है, कौन है उसमें? मेरा भाई बड़ा बड़ा है, ज्ञान दे रहा था, तो बोला कि तुम्हारा पेपर बहुत हार्ड आएगा। नहीं वो ठीक है, उसको पता है कमेटी कौन बना, कैसे पेपर फ्रेम होता है, वो कमेटी का मेंबर है। दैट मीन्स द ऑल द इंफॉर्मेशंस आर इररिलेवेंट until and unless you appear for the exam। क्या ही फर्क पड़ता है भाई, एज ए स्टूडेंट तुम क्यों सोच रहे कि टफ आएगा ना इजी आएगा, तुम ये अपने आप से बोलो तुम जो पढ़ के जा रहा है वो पेपर में आना चाहिए, दैट्स इट, वही कहानी खत्म। अब वो चाहे टफ है या इजी है, ऐसे तो टफ 2x2 भी शायद एग्जाम में कभी कभी लगने लगता है कि साला क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन क्यों है। तो टफ का कोई डेफिनेशन नहीं है क्यों टफ है, बिकॉज टफ आया भी तो तुम में से ही कुछ होगा जो 100 आउट ऑफ 100 लाएगा। अब उनसे पूछेगा दे विल से लाइक फ्लोंट मारेगा उन लोग, तो इजी था पेपर, आराम से हो गया था, ज्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं था, पूरा साल भर हम तो हाँ ट्रिकी था। अब बेचारा जिसका नहीं आया उससे पूछो। अब या फिर इजी आया, इजी में भी जो टॉपर समझ रहा था हम टॉप करेगा, अब उसका खराब आ गया ना, बोले यार पेपर कितना खराब और कॉम्प्लिकेटेड, और एवरेज बच्चा बोले इजी तो आया था। तो इट जस्ट ए परसेप्शन, बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आपका 3 घंटे में एग्जाम कैसे जाता है वही स्टेटमेंट डिटरमाइन करेगा कि टफ था या इजी था। पेपर अच्छा गया तो इजी था, पेपर खराब गया पेपर सेटर ही बेकार था, टफ सेट किया। तो ये कोई माइंड सेट है, कोई बात नहीं। तो ये 2 एंट्री आप लोगों ने पास किया होगा, राइट। अब देखो क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट पे करना था 31 मार्च 22 तक, बट आपने नहीं पे किया। लेकिन ईयर एंड में जब ये इंटरेस्ट पेबल था, द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट वाज पेबल। हम लोग कब खड़ा है, हम लोग खड़ा है 31 मार्च 22 को, उससे पहले का कुछ कहानी हो रखा है, एक अकाउंटिंग एंट्री और प्रीवियस ईयर्स में आपने किया होगा इंटरेस्ट ड्यू। बैंक को इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर यू, तो आपने अपने बुक्स में एक एंट्री किया होगा। नहीं ये सब आपने कर रखा होगा पहले से, मैं सब समझाने के लिए इसको लिंकेज करने के लिए 3 एंट्री कर रहा हूं। आपने अपने बुक्स में एक एंट्री किया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 6 लाख। क्या आपने पे कर दिया? क्या नहीं किया तो ये लाइबिलिटी रह गया आपका टू आउटस्टैंडिंग। इसमें मतलब इंटरेस्ट लोन में जाता ही नहीं है, क्या चीज? इंटरेस्ट लोन के अंदर जाता ही नहीं है। डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली डिपेंड करता है आपका लोन कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट है तब लोन वैल्यू में ऐड होता जाएगा और उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इफ सिंपल इंटरेस्ट है तब फिर वो नॉर्मली ऐसे ही रह जाएगा। इज इट क्लियर? बाकी सिंपल कंपाउंड नॉन मैथ बैकग्राउंड नहीं समझा तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल जिंदगी में समझ जाएगा तुम लोग। जब किसी को लोन देता है तो उस पर ब्याज पे भी ब्याज लेता है तुम लोग, यदि वो टाइम पे नहीं चुका है, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, ये 3 अकाउंटिंग एंट्री प्रीवियस ईयर तक आप कर चुके थे, पिछले सालों तक आपने ये अकाउंटिंग एंट्री कर रखा है। एक 24 लाख का लोन लिया, वो भी पैसा चुकाना था, और एक 6 लाख का इंटरेस्ट, वो भी आपको रीपे करना है, लेकिन आप नहीं रीपे कर पाए। जब आप नहीं रीपे कर पाए तो बैंक क्या करेगा? आपका सिक्योरिटी को बेचेगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में प्राइमरी सिक्योरिटी दिया हुआ है क्या? दैट मीन्स बैंक क्या करेगा? आपका कोलैटरल सिक्योरिटी को एक्चुअल में ले लेगा
अब जब मुझे एक्चुअल में कोलैटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तो पहले जब मैंने अपने बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री किया था तब उसको कंटिंजेंट माना था। अब ऑन 31st March 22 व्हाट आई विल डू, जो पहले कंटिंजेंट माना था उसको रिवर्स करूंगा कि अब वो मेरा कंटिंजेंट नहीं है, अब वो मेरा एक्चुअल लाइबिलिटी बन चुका है। तो यानी जो पहले अकाउंटिंग एंट्री पास किया था उसको क्लोज डाउन करूंगा, क्योंकि मेरे बुक्स में बैलेंस शीट में बार बार क्या आ रहा है पता है, 10% डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस। हर साल मैं दिखा रहा हूं ऐसा, बट अब मुझे ऐसा दिखाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एक्चुअलिटी में आपको डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे टू द बैंक, बिकॉज आप लोग आपका लोन का प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पे कर पा रहे, राइट? तो पहले तो मुझे जो प्रीवियस ईयर्स में मैंने एक एंट्री पास कर रखा है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग कोलैटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग एंट्री पास करता है एंड प्रैक्टिकली जब कोलैटरल सिक्योरिटी देने का टाइम आ जाए, then the accounting entry which you passed for collateral security will be reversed, will be reversed। तो रिवर्सल एंट्री क्या होगा यहाँ पे? आपका 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। being amount reversed। अब एक बात बताओ, ये रिवर्सल आपने क्यों किया? क्योंकि डिवेंचर अब देने पड़ेंगे। सोचो कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होता, पूरा का पूरा इंटरेस्ट, पूरा का पूरा बैंक लोन भी रीपे कर दिया था, क्या तभी भी ये एंट्री रिवर्स होता क्या? हाँ होता, कोलैटरल तो खत्म ही कर रहा है। यस, बी लॉजिकल। होता, क्योंकि यदि कंपनी ने पूरा बैंक लोन ही रीपे कर दिया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब रीपे कर दिया, तो कुछ कोलैटरल का काम भी नहीं आएगा ना फ्यूचर में। जब काम ही नहीं आएगा तो आपको आपके बुक से हटाना भी तो पड़ेगा, तभी भी ये एंट्री रिवर्सल पास करना होता है। आई बात समझ में? दोनों सिनेरियो में जब डिफॉल्ट कर रहा है, एक्चुअल में जब कोलैटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा कंपनी को, तभी भी ये एंट्री रिवर्स करना है। एंड जब लोन कंप्लीटली रीपे हो जाए, कोलैटरल सिक्योरिटी का कोई काम नहीं आया, तभी भी ये एंट्री क्या होगा आपका? रिवर्स होगा। इज इट क्लियर यहां तक? देन और एक एंट्री, अब कंपनी क्या कर रहा है? सेटल डाउन कर रहा है। एंट्री तो रिवर्स कर दिया, अब कंपनी को सेटल डाउन करना है। एक तो लोन है, लाइबिलिटी है, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट डेबिट कितना? 24 लाख का। उसके साथ में क्या देना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 6 लाख। दोनों लाइबिलिटी अब खत्म हो जाएगा, बिकॉज हम लोग सेटल्ड कर रहे हैं बैंक के साथ। कैसे? बाय इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर 30 lakhs के। बैंक का कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन होता है ऐसा कोलैटरल सिक्योरिटी कैलकुलेट करने का, या वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है? वो पैरामीटर्स है उनका, पर मतलब जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वैल्यू डिफर करता है, और उनका अपने पैरामीटर्स के हिसाब से कैलकुलेट भी करते हैं कितना लोन है, क्या रिस्क है। तो मतलब अगर आप बहुत फेमस आदमी हो, बहुत पावरफुल है और आपको लोन चाहिए, तो आपका कोई कोलेटरल normal- सिक्योरिटी मांगता ही नहीं है। हाँ, वही तो गरीब आदमी से कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते ही रहते हैं उन लोग। हाँ, तो बैंक देता तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं था। डिफॉल्ट किया है ना हमने, फिर तो नॉर्मल एंट्री जैसा हो रहा है। यहाँ पे तो डिवेंचर देना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग पैसा चुका ही नहीं रहे। लोन तो ले लिया, अब इंटरेस्ट ही नहीं रीपे कर पा रहे। बैंक बोल रहा है जब आप लोग मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रीपे कर पा रहे हैं तो प्रिंसिपल तो भूल ही जाओ, कब रीपे करेगा? तो बैंक बोलता है नाउ गिव योर कोलेटरल सिक्योरिटी एज रियलिटी में। तो रियलिटी में हमने बैंक को क्या किया? डिवेंचर्स दे दिया। हाँ, ऐसे कैसे नहीं हो रहा? हो ही रहा है ना, होना ही पड़ेगा। बैंक इसीलिए तो हमेशा कोलेटरल सिक्योरिटी ज्यादा लेता है जितना का लोन दे रहा है। तुम कभी भी देखना, बैंक से लोन लेने जाता है, सपोज तुमने गोल्ड एज ए मॉर्गेज रखा है, तुम्हारा गोल्ड का वैल्यू है 10 लाख, तो बैंक तुमको 10 लाख का लोन देता है क्या? कम ही देता है ना। बैंक अपने आप को सिक्योर्ड लेके ही चलता है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, प्राइमरी सिक्योरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी सिक्योरिटी था।
तो बैंक ने सेकेंडरी सिक्योरिटी को ले लिया, प्रैक्टिकली ले लिया। अब बैंक सिक्योर्ड हो गया, क्योंकि जब कंपनी बंद होगा ना, इन लोग लाइन में आगे खड़े हो जाएगा, इनके पास डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं, तो जो रीपेमेंट का लाइन में इन लोग बहुत आगे आके खड़ा हो जाएगा। क्लियर है? अब चाहे रीपे कर रहे हैं, मतलब रीपे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम लोग को रिवर्स एंट्री दिखाना ही पड़ेगा। हाँ। एक बार रीपे नहीं कर रहे तो फिर हम लोग को ऐसे दिखाना है कि हम लोग यूज कर रहे हैं ये। हाँ। और अगर कर रहे हैं तो फिर उसका तो कुछ नहीं, बस रिवर्सल एंट्री पास करके खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे यदि सारा कंप्लीट रीपे कर देता तो ये रिवर्सल एंट्री तो पास होता ही होता, ये एंट्री तो पास होता, बट यहाँ पे इसकी जगह आता टू बैंक, पे कर दिया हमने। क्लियर है? आई बात समझ में? इंटरेस्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल 24 लाख ही होता, तो जब वो रिवर्सल एंट्री 30 लाख का ही करता। हाँ, और फिर हम लोग बस 24 लाख का डिबेंचर दे देता। हाँ, तो बैंक में तो डिबेंचर अमाउंट ज्यादा होता है बैंक में, हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट होता है। नहीं, सिक्योरिटी ओवर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लोन तो आज दे रहा है, पैसा तो फ्यूचर में मिलेगा ना, तो फ्यूचर का कंसिडरेशन उन लोग लेके चलता है, महंगाई भी तो बढ़ रहा है, तो हिसाब से उन लोग ज्यादा मार्जिन लेके ही चलता है। हाँ, अगर कोई कंपनी अपना डिवेंचर वापस से ले लिया 10 साल के बाद, ठीक है। तो वो पब्लिक लिमिटेड रहेगा वापस से? नहीं, पब्लिक लिमिटेड ही रहेगा, पब्लिक लिमिटेड ही रहेगा। अब तो कंपनी में पे तो और बढ़ जाएगा। यदि 10 साल में रीपेमेंट कर दिया, मतलब कंपनी डेट फ्री की तरफ जा रहा है, कंपनी में लोन वोन कुछ है ही नहीं, सिर्फ मालिक का ही पैसा लगा हुआ है। और जिस कंपनी में सिर्फ मालिक का पैसा लगा हुआ होता है, वो कंपनी डूब ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि इंसान अपने आप को कभी नहीं डुबा सकता है। तुमने कोई एक दुकान स्टार्ट किया खुद का पैसा लगा के, तो उस पर जान लगा देगा तुम। लेकिन तुमने दुकान स्टार्ट किया है किसी और से लोन लेके, या कोई और पर्सन ने तुम्हें बोला ले तू कर बिजनेस, मैं तुझे पैसा देता हूं, तो तुम्हारा इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा। एक पॉइंट के बाद हो सकता है कि तुम बोलेगा ठीक है भाड़ में जाए, कौन सा हमारा पैसा डूब रहा है। आई बात समझे? खुद का जहां पैसा लगा हुआ होता है ना, वहां इंसान जान लगा देता है, बट जहां खुद का नहीं लगा हुआ, टेंशन क्या है। इसीलिए मार्केट के अंदर में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज है जो डेट फ्री कंपनीज है, एंड डेट फ्री कंपनीज आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट कंपनी, क्योंकि वो कंपनी कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जिस कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है, उनका कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है? जैसे रिलायंस इज ए डेट फ्री कंपनी, रिलायंस इज ए डेट फ्री कंपनी, वेयर इज अडानी इज ए डेट फुल ऑफ कंट्री। ठीक है? यहां तक समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट? अब देखो जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, एक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। नॉर्मली कंपनीज इंटरेस्ट या तो हाफ ईयरली पे करता है या फिर एनुअली पे करता है। ठीक है? हाफ ईयरली का मतलब 30 सितंबर को पे करेगा एंड 31 मार्च को पे करेगा, या फिर एनुअली पे करेगा। कितना करेगा? जितना टोटल डिबेंचर इश्यूड है इनटू द इंटरेस्ट रेट। ठीक है? अब आप लोग का सीबीएसई में क्या किया इस साल, टीडीएस का कंसेप्ट हटा दिया, बट प्रैक्टिकली टीडीएस कंसेप्ट है, एप्लीकेबल है। ठीक है? हम लोग सीख लेता है, एग्जाम में नहीं आएगा, वेरी गुड, नहीं करेगा। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तभी आपको वो चीज फॉलो करना है, वरना नहीं करना। नॉर्मल इंटरेस्ट एंट्री करना है। नॉर्मल इंटरेस्ट एंट्री बताओ तो क्या होता है? कंपनी जब किसी को इंटरेस्ट पे करता है तो पहले ड्यू करता है एंड देन पे करता है। तो एज ए कंपनी, आप लोग सब कंपनी हो, आप लोगों को अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, तो अपने बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे? देना है, दिया नहीं है? यस, आउटस्टैंडिंग। क्यों? डिबेंचर होल्डर का नाम लिखेंगे ना, वी हैव द नेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। यानी आप लोग क्या एंट्री करोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। व्हाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू। आप लोग को ब्याज चुकाना है ना, तो इट्स एन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर यू, एंड जिसको देना है उसका नाम क्रेडिट कर दोगे टू डिबेंचर होल्डर। तो पहला एंट्री आप क्या करोगे? एक चीज पूछना है। हाँ, जब हम डिबेंचर को ड्यू करता है तो टू डिबेंचर ही आता है ना? ड्यू कहाँ करता है? जब ड्यू नहीं, क्रेडिट जब होता है तो अपने बुक्स में हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम वो डिबेंचर नहीं ना, उस पे जो इंटरेस्ट है इमीडिएटली हम पे कर देंगे। तो जिनको देना है उनका नाम एज ए लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जिनको देना है वो है हमारे डिबेंचर होल्डर। तो पहला एंट्री, ड्यू एंट्री फॉर इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर।
डिबेंचर होल्डर इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि एक तरह से अभी वो हमारे लिए क्रेडिटर है, उनको पैसा देना है, और इंटरेस्ट इसलिए डेबिट किया क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम पे कर देंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे कर दिया। सिंस इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस अकाउंट, नॉमिनल नेचर हुआ, तो ईयर एंड में क्लोज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये बेसिक एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, दिया नहीं था ना। हाँ कर सकते हैं, कर सकते, टू एक्सिस बैंक लोन कर सकते थे आप, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने बोला ना उसको, वो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कहानी आ गया, आप कर सकते थे। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन करो या फिर टू एक्सिस बैंक लोन करो, दोनों अलाउड है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल बेसिक एंट्री क्लियर है, 3 एंट्रीज होता है, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये हो गया एकदम बेसिक कहानी। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सपोज आई एम द कंपनी एंड यू ऑल आर माई डिबेंचर होल्डर, आई एम द कंपनी, यू ऑल आर माई डिबेंचर होल्डर। मुझे आप लोग सबको मुझे इंटरेस्ट देना है 1 लाख रुपए का। ठीक है, किसी को 20,000, किसी को 10,000, 5,000 ऐसे करके मुझे टोटल 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है। तो पहला अकाउंटिंग एंट्री में अपने बुक्स में क्या करूंगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख। पहला एंट्री तो मैं यही करूंगा ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख, ड्यू कर दिया। अब मैं पूरा का पूरा 1 लाख पे नहीं करता हूं आपको, बिकॉज ऑफ TDS कंसेप्ट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कंसेप्ट। अब क्या है ये, 1 लाख इज एन एक्सपेंस फॉर मी, मैं तो अपने बुक्स में एक्सपेंस क्लेम कर लिया। एक्सपेंस क्लेम करते ही मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और मैं गवर्नमेंट को टैक्स कम दूंगा, कंपनी हो गया साइड। वेयर एज 1 लाख जो तुम लोग को मिल रहा है इज एन इनकम फॉर यू ऑल, तो इस इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। इंडिया में है तो एज पर द इंडियन इनकम टैक्स लॉ, इफ आप इंडिया में कुछ भी अर्न कर रहा है एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा अर्न करता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, और टैक्स नहीं देंगे तो रोड नहीं मिलेगा, ब्रिज नहीं मिलेगा, ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट तो टैक्स का पैसा से चलता है। अब क्या हुआ, आप में से किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया, इसका मतलब गवर्नमेंट को 2 तरह से नुकसान हुआ। पहला नुकसान, मैंने एक्सपेंस क्लेम करके अपना प्रॉफिट कम कर लिया, मैंने अपना फायदा ले लिया, गवर्नमेंट को तो लॉस हो गया ना टैक्स का। दूसरा, आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था जिससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, बट आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोलता है दोनों ने बजा दी मेरी, तो इधर से आप बजा रहे हो, इधर से उन लोग बजा रहे हैं। आप हो कि जेन्युइन एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो, उन लोग भीड़ है जिसको हम ढूंढ ही नहीं पा रहे कि कौन थे ये लोग, क्योंकि डिबेंचर होल्डर कोई 2, 5, 10 जन तो है नहीं ना, हजारों में होते हैं, लाखों में होते हैं। गवर्नमेंट किसको किसको पकड़ेगा, इतने तो आदमी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि पकड़े। या तो क्या होगा, हर एक टैक्सेबल या फिर जो पर्सन कमा रहा है उसके पीछे एक पर्सन पॉइंट कर दे कि तुम चेक करो ये रिटर्न फाइल किया या नहीं किया, पकड़ के लेके आओ, बट नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था। दैट्स वाई देयर वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंसेप्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका मतलब टैक्स कट कर लो जहां से पैदा हो रहा है। जब इनकम पैदा हो रही है तभी आप इनकम टैक्स कट कर लो, वेट मत करो ईयर एंड का कि वो आएगा मेरे पास, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और तब मुझे टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट बोलता है मैं इतना वेट ही नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हारी इनकम जनरेट होगी, पैदा होगी, उसी टाइम तुम्हारा टैक्स कट कर लिया जाएगा। अब गवर्नमेंट बोलता है इट्स नॉट पॉसिबल टू कट इन योर हैंड, क्योंकि हम आपको ढूंढ नहीं सकते, आप एक भीड़ हो और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। बट गवर्नमेंट फील्स कंपनीज आर वेरी लिमिटेड इन इंडिया एंड कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन बॉडीज। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जहां पे सारी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो कंपनी का डेटा बैंक है गवर्नमेंट के पास में, बट एक इंडिविजुअल पर्सन का सारा का डेटा बैंक उस तरीके से नहीं है जैसा गवर्नमेंट को चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ना, मैं आप लोग के हाथ में तो कुछ पावर नहीं दे सकता, क्यों ना मैं कंपनी के ऊपर में एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दूं।
उसने क्या किया, मुझे बोला एज अ कंपनी, कंपनी इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जब जब तू इंटरेस्ट पे करेगा ना, जितना इंटरेस्ट तुझे पे करना है इन लोगों को, उसमें से 10% तू मेरे अकाउंट में डाल देना। डरना मत, कोई आके तेरे को मारे, तू मेरा नाम बोल देना कि मैंने बोला था। क्योंकि तुम लोग तो बोलेगा ना कि भाई तुमको मिलना था 100%, उसमें से यदि 10% मैं रख के गवर्नमेंट पॉकेट में डाल दूंगा तो तुम लोग हल्ला चिल्ला मचा देगा, ऐसे कैसे, हमारा पैसा था कैसे दे दिया, कैसे रख लिया आपने। तो मैं बताऊंगा ना मैंने क्यों रखा, कि मुझे गवर्नमेंट ने बोला है और मैंने ये पैसा चुपचाप गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब आपको झगड़ा करना है तो आप किसके पास जाके करो, गवर्नमेंट से करो, बिकॉज दे आर द टॉप प्रायोरिटी। उन्होंने लॉ सेट कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। दैट इज द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कंसेप्ट। मैंने अपने बुक्स में इनकम जनरेट करी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तुम्हारे लिए एक इनकम बना दी, मेरे लिए एक्सपेंस। अब मुझे देना कितना था, 1 लाख, बट मैं प्रैक्टिकली कितना दूंगा, 90,000। 10% कट कर लूंगा मैं आपका। ये 10% जो मैं कट कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए इनकम है, क्या मेरे लिए एक्सपेंस है, क्या मेरे लिए एसेट है, मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्योंकि ये पैसा किसको देना है, मुझे गवर्नमेंट अकाउंट में देना है। तो नेक्स्ट एंट्री जब मैं पास करता हूं तो मैं क्या करता हूं पता है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 90,000। मैं तुम लोग को कितना दूंगा, 90,000 टू टीडीएस पेबल अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पेबल अकाउंट, क्योंकि मुझे ये पैसा किसके अकाउंट में डालना है, गवर्नमेंट अकाउंट में, टू टीडीएस पेबल 10,000। एंड बाद में मैं ये गवर्नमेंट अकाउंट में डाल देता हूं टीडीएस पेबल टू बैंक करके। आई बात समझ में। इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस का रेट 10% ही है, ऑलवेज 10% है, ग्रॉस इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है। क्लियर है। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट टीडीएस का नहीं दिया हुआ, मत करना। टीडीएस के बारे में कुछ नहीं बोला तो मत कट करना, फिर जो बेसिक 3 एंट्रीज बात करी वही होगा। लेकिन इफ टीडीएस डाल दिया तब ध्यान रखना, जब कंपनी पे करता है उसी टाइम 10% कट करके पे करेगा। आई बात समझ में। क्लियर है कंसेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्यों आया, इज इट क्लियर। तो आपका जितना भी इंटरेस्ट कट हुआ है ना एज ए टीडीएस, आप बोलेगा हम तो पूरा साल में इतना कमाता ही नहीं है, मेरा क्यों टीडीएस कट किया, गवर्नमेंट से झगड़ा करेगा। गवर्नमेंट बोलता है झगड़ा ही करना है ना, पहले लीगली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर। इफ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो एंड आपकी इनकम एज पर द लॉ एक सर्टेन लिमिट है, उससे एक्सीड नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को लगता है नहीं यार तेरा तो साल भर में इनकम इतना था ही नहीं, तेरे को तो टैक्स देने का जरूरत ही नहीं है, तू ऐसे ही इंडिया में रह, खा पी मस्ती कर। तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, जितना पैसा मेरे से लिया था तुम्हारा वो तुम्हें रिफंड कर देगा इंटरेस्ट के साथ। क्लियर है, दिस इज द कंसेप्ट, इज इट क्लियर। एंड टीडीएस एक बहुत बड़ा चैप्टर है जहां पे इंटरेस्ट, रेंट और भी बहुत सारी इनकम्स को कवर किया गया है। गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली उन सारी इनकम्स को कवर कर लिया जहां पे वो इंडिविजुअल पर्सन पे चेक मार्क नहीं कर सकता। उसने क्या किया, जो पर्सन इनकम दे रहा है ना उसी के हाथ में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप लोग ही टैक्स कट करोगे। एंड कब कट करोगे, जिस टाइम आप लोग इनकम दे रहे हो। इज इट क्लियर, कंसेप्ट ऑफ टीडीएस क्लियर है। तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है परसेंटेज तो। नहीं, 10% फिक्स है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम 10%। बाकी सब चीज पे हाँ नहीं, वो अमाउंट है, बिजनेस टू बिजनेस नहीं, वो लिमिट टू लिमिट है। जैसे हर किसी पे 5% है, कॉन्ट्रैक्ट के केस में 2% है या फिर 1% है। बिजनेस टू बिजनेस वो रेट फिक्स है, लिमिट्स है, वो लिमिट क्रॉस होने के बाद ही कंसेप्ट स्टार्ट होगा। जो हमने डिस्कस किया वही सारा चीज है। बस एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, जब हम ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं उसी टाइम डिडक्ट करके डायरेक्ट पे कर सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 100 रुपए 90 रुपए वैसे लिया, लाख रुपए लिख लो, 10 लाख लिख लो, जो आपका मर्जी है लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
जिसका ये नोट डाउन हो गया वो नंबर 27 करेगा। के लिमिटेड का क्वेश्चन है। इशू से लेके इंटरेस्ट तक एवरीथिंग ईयर एंड का सारा एंट्री पास करेगा। नंबर 27। अगेन सेइंग कि टीडीएस का कंसेप्ट तभी करना जब क्वेश्चन बोले, अदरवाइज नहीं करना। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने सिखा दिया। इफ आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ टीडीएस के बारे में, तो अपने होशियारी से मत करना कि भैया तो बोला था कि इंटरेस्ट पे टीडीएस रेट हमेशा 10% होता है तो काट लेता है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में कर लेना, एग्जाम में मत करना, वरना हमको ही मारेगा तुम लोग। क्या बोला था हम तो, कब क्या हो गया। 27 में पहले तो नॉर्मल इशू का एंट्री पास करो ऑन 1 अप्रैल 22। पहला एंट्री में किसी को डाउट? 480 रुपीज हो जाएगा ना इशू प्राइस। 500 रुपये फेस वैल्यू है, डिस्काउंट है 4%, यानी 20 रुपीज का डिस्काउंट। तो 480 रुपीज विल बी द इशू प्राइस। नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 500। देन ट्रांसफर एंट्री। हाँ, इसमें लॉस आएगा क्योंकि इशू के टाइम भी डिस्काउंट है और रिडम्पशन एट प्रीमियम भी है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टोटल 500 डिबेंचर है, इशू के टाइम डिस्काउंट दिया 20 रुपीज और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देना है 5%, यानी 25। तो टोटल 45 रुपीज का लॉस हो गया। टू 9% डिबेंचर 2,50,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। या आप एक ही में कर रहे हैं हाँ और अलग अलग कर लो, क्या दिक्कत है। रिडम्पशन का बात नहीं हुआ और डिस्काउंट में हो रहा है तो डिस्काउंट ही दिखेगा ना, लॉस नहीं दिखेगा। हाँ, फिर तुमको 2 अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ईयर एंड में। नहीं नहीं, जैसे रिडम्पशन हुआ ही नहीं है, रिडीमेबल नहीं है, डायरेक्ट डिस्काउंट वाले पार्ट है, तो हम डिस्काउंट ही लिखेगा लॉस के टाइम। हाँ। पेपर 15 सितंबर मार्च है।
हम्म 9% दे रहा है फिर 4.5% दे रहा है 9% पूरा ईयर पे लगता है 4.5% दे वो तो पर एनम है ना 9%, और अपने को 6 मंथ्स का देना है पहले। 30 सितंबर 2022 को नेक्स्ट एंट्री होगा। यू हैव टू ड्यू इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर। अब क्या क्वेश्चन में टीडीएस का कंसेप्ट है क्या? तो कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? कितना है? अरे फेस वैल्यू, टोटल टोटल वैल्यू। अबे 2,50,000 एंट्री में किया है, ढूंढ कहाँ रहा है तुम लोग ही तो किया है ये। 2,50,000, 2,50,000 पे 9% का इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, अप्रैल से लेके सितंबर। 2,50,000 पे 9% फॉर 6 मंथ्स ही होगा ना, अप्रैल से सितंबर। कितना आ जाएगा? वन वन टू फाइव जीरो। देन पे कर दो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11250, being interest paid कौन सा इंटरेस्ट नहीं समझ में आया? 2,50,000 का लोन लिया आपने ऑन 1 अप्रैल। पहला इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर को। तो अप्रैल से सितंबर कितना मंथ्स होता है? 6 मंथ्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, देना तो 6 महीने का है, इसलिए कैलकुलेट किया। नेक्स्ट इंटरेस्ट कब पे करना है? 31 मार्च को भी ये दोनों सेम एंट्री पास होगा। क्लोज करना है। अब तो बस क्लोज करना है, तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दोनों तो एक्सपेंसेस है, तो दोनों ईयर एंड में क्लोज हो जाएगा। एक हो गया 22,500, 22,500। being amount transferred। क्लियर है कंसेप्ट? गलती होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट रेट हमें पता है, डिवेंचर के आगे लिखा हुआ रहता है कूपन रेट। नंबर ऑफ मंथ्स का ध्यान रखना, कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है।
अभी सबने वाला एंट्री को हम लोग सेपरेट करके लेते हैं मतलब ऐसे तो फिर तब फिर तुम्हारा डिस्काउंट ऑन इशू भी क्रेडिट होगा, और लॉस ऑन इशू भी क्रेडिट। हाँ भैया इसमें जो पहला ये इन्वेस्ट पे किया 30 सितंबर 2022 को, उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हाँ, इंटरेस्ट का डेट 6 months। हाँ 1 अप्रैल से नहीं लेगा ना। नहीं, कोई है जिसको इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया? इसमें सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है ना। हाँ सिंपल है, इसमें तो पे कर ही दिया तो कंपाउंड भी नहीं लग सकता। ओके हाँ। मुझे पैसा ऊपर लॉस हुआ तो उसको भी राइट ऑफ करना है। all the expenses accounts to be closed at year end। हम लोग ऐसे लिखेगा ना, इंटरेस्ट और 9% इंटरेस्ट है। क्योंकि ये तब लिखते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के इंटरेस्ट है, तब हम बाइफोकेट करने के लिए लिखते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट किसके लिए पे कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक ही टाइप का था तो नॉर्मल लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब तुम्हारे बुक्स में 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, एक 9% एक 12%, तब फिर तुम अलग अलग करते तो ठीक रहता ना। लास्ट एक छोटू सा कंसेप्ट जो इस चैप्टर में है, दैट इज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। वो अभी किया ही हमने, ठीक है। वही कंसेप्ट है कि राइटिंग ऑफ का मतलब होता है क्लोज करना, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू कैसे क्लोज करेगा? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ईयर एंड में। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ हो राइट ऑफ एंट्री पास करना है तब तो करना ही है, या फिर क्वेश्चन आपसे बोले पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब ईयर एंड तक का जर्नल एंट्री मांग रहा है, तब आप राइट ऑफ का एंट्री शो करोगे। इफ क्वेश्चन से बोलता है इशू का एंट्री पास करो, तब आपको राइट ऑफ का एंट्री शो नहीं करना। इज इट क्लियर है? समझ में आया? तो ऑलरेडी हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया है, आपके लिए होमवर्क रहेगा 28, 29, 30। विद दिस वी कवर्स अवर एंटायर डिबेंचर वाला चैप्टर। इससे ज्यादा डिबेंचर्स में कुछ भी नहीं है। दूसरे बोर्ड्स में कभी कभी राइटिंग ऑफ का और भी तरीका होता है, लमसम और इंस्टॉलमेंट वाला मेथड्स होता है, बट आप लोग का सीबीएसई में कवर्ड नहीं है, वो नॉर्मली है वो। इज इट क्लियर? 28, 29, 30 ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कल 9 बजे रखो भैया।